आईवीएफ का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। सब कुछ एम्ब्रियो ट्रांसफर पर ही निर्भर करता है और जाहिर सी बात है कि जिस एम्ब्रियो को हमने ट्रांसफर किया है उसको सपोर्ट करने के लिए वो इम्प्लांट हो जाए और प्रॉपरली ग्रो करे, इसके लिए कुछ दवाइयां आवश्यक होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आवश्यक दवाइयों के बारे में। मुख्यतः 3 दवाइयां बहुत आवश्यक हैं और वो हर मरीज को बिल्कुल निर्धारित डोज और समय पर लेनी चाहिए, नहीं तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो फेल हो सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दवाई है वो है प्रोजेस्टेरॉन। जैसा कि इस हार्मोन का नाम ही बताता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन को अलग अलग तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है। आमतौर पे इसे जेल फॉर्म में यानी कि वेजाइनल जेल के फॉर्म में ये प्रोजेस्टेरॉन कई बार दिया जाता है। वेजाइनल जेल देने का फायदा ये है कि इसमें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, परंतु चूंकि वेजाइना का ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है और ये यूट्रस के करीब होता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का यूट्रस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जेल के यूज करने से बहुत अच्छा मेंटेन होता है। दूसरा तरीका होता है प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस। प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस हमारे क्लिनिक में भी हम 3-4 साल पहले तक लगाते थे, परंतु ये काफी पेनफुल होते हैं, ऑयली इंजेक्शंस होते हैं और ये लगभग ऑल्टरनेट डे या हफ्ते में 2 या 3 बार लगाने होते हैं। चूंकि ये काफी पेनफुल होते हैं, इसीलिए आजकल इनका इस्तेमाल कुछ कम हो गया है। परंतु कुछ केसेस में, जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग यदि हो रही हो या फिर पहले एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग जल्दी हो गई हो, ऐसे केसेस में भी डॉक्टर वेजाइनल जेल की बजाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन प्रेफर करते हैं। एक नई दवाई आई है प्रोजेस्टेरॉन एनालॉग, जिसे डाइड्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। डाइड्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन से मिलता जुलता मॉलिक्यूल है और अब 2 बहुत बड़े ट्रायल्स आए थे, लोटस 1 और लोटस 2 ट्रायल। इन दोनों ट्रायल्स के बाद ये प्रूव हो गया है कि ड्यूफास्टोन या डाइड्रोजेस्टेरॉन, इसके कई ब्रांड नेम्स में ये आता है, ये जो हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं जेल के फॉर्म में, उसके बराबर इसकी एफिकेसी है। तो कई क्लिनिक्स में अब डाइड्रोजेस्टेरॉन भी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद यूज किया जाता है। तो ये तो हो गई प्रोजेस्टेरॉन की बात। कुछ महिलाओं में ट्रांसफर के बाद में ईस्ट्रोजन हार्मोन भी देना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि आजकल अधिकतर जो एम्ब्रियो ट्रांसफर्स होते हैं वो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स होते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के पेशेंट्स में चूंकि इंटरनली ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा होता, तो हमें ईस्ट्रोजन भी ईस्ट्रोजन टैबलेट्स या जेल के माध्यम से बाहर से देना पड़ता है। तीसरा जो आवश्यक दवाई है जो हर महिला को एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद लेनी चाहिए, वो है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक विटामिन है और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूरल ट्यूब के क्लोजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यदि कोई महिला नहीं लेती तो बच्चे के अंदर स्पाइना बाइफिडा, इस तरह के सीरियस एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती है। तो इसीलिए हर महिला को एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद फोलिक एसिड जरूर प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कुछ स्पेशल केसेस में दी जाती हैं। कुछ केसेस में हम इकोस्प्रिन नाम की टैबलेट देते हैं। इकोस्प्रिन एक ब्लड थिनर है, लो डोज में 75 मिलीग्राम में। कुछ केसेस में ये इम्प्लांटेशन को बढ़ाता है। कई इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं, परंतु अभी तक ये कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हो सका कि इकोस्प्रिन जो है ये एम्ब्रियो ट्रांसफर के रिजल्ट को बढ़ाता है या नहीं। परंतु ये इनॉक्यूअस है, इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इसीलिए कई केसेस में हम इकोस्प्रिन को जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ केसेस में एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद एंटीबायोटिक देना पड़ता है, खास तौर पे जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस है, जिन महिलाओं को पहले से पेल्विक इन्फेक्शन रहा है, या फिर उनको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद यूरिनरी इन्फेक्शन या इस तरह का कोई इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, उन्हें हमें एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। इसके अलावा जितनी सारी मेडिसिन हम पर्चों में देखते हैं, इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं, कुछ आर्जिनिन के सिरप्स होते हैं, कई बार तो इवन स्टीरॉइड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अनावश्यक है। स्टीरॉइड्स इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। कुछ समय पहला ऐसा एक थॉट था कि स्टीरॉइड्स देने से एम्ब्रियो का एक्सेप्टेंस ज्यादा अच्छा रहेगा, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन अच्छा रहेगा, परंतु इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इसीलिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद स्टीरॉइड्स लेना जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट स्टीरॉइड के लॉन्ग टर्म यूज से आपके इम्यूनिटी पे असर पड़ सकता है और हम जब इसे एब्रप्टली रोकते हैं तो आपको कुछ तकलीफें भी हो सकती हैं। यदि आपको आपके डॉक्टर ने स्टीरॉइड प्रिस्क्राइब किया है तो आप इस बारे में उनसे जरूर डिस्कस करिए। जिन महिलाओं को ऑलरेडी कोई ऑटो इम्यून बीमारी है और वो स्टीरॉइड्स पर हैं,
ऐसे कुछ केसेस में स्टेरॉइड देना एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी आवश्यक होता है, पर वो उनकी बीमारी के कारण है, न कि एम्ब्रियो ट्रांसफर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कई पेशेंट्स में हम देखते हैं कि ब्लड थिनर इंजेक्शन, जैसे कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि ब्लड थिनर इंजेक्शन से जो एम्ब्रियो का कनेक्शन है मदर के ब्लड से वो प्रॉपरली बनेगा और शायद रिजल्ट इंप्रूव होंगे। परंतु इसके ऊपर कई स्टडीज हुई हैं और ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि जिनके रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स हैं या जिनके मिसकैरेजेस हैं, ऐसे केसेस में हम ब्लड थिनर इंजेक्शन यदि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद दें तो इसमें रिजल्ट इंप्रूव होगा। कुछ पेशेंट्स को एप्ला सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, परंतु उन पेशेंट्स में भी हम ब्लड थिनर प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने के बाद, बच्चे की धड़कन आने के बाद शुरू करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इन्हें शुरू करने का कोई रोल नहीं है। कुछ केसेस में जिन पेशेंट्स को क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज्यादा है, उस केस में हेपारिन इंजेक्शन शुरू किया जा सकता है, परंतु वो क्लॉटिंग से बचाव के लिए होगा, न कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद सक्सेस के लिए।